Hello, and I welcome to all on today's our topic on टर्बो मशीन्स। आज हम ये जानेंगे कि टर्बो मशीन्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे काम करती हैं, पावर जनरेशन में इनका क्या इस्तेमाल है, पावर कंजम्पशन में इनका क्या इस्तेमाल है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टर्बो मशीन्स बेसिकली जैसे कि मैंने पिछले बार आपको बताया था कि दो प्रकार की होती हैं। एक पावर डेवलपिंग होती है, एक पावर कंज्यूमिंग होती है। जो हमारी टर्बाइंस होती हैं वो पावर डेवलपिंग होती हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, जो हमारे पंप्स होते हैं, ये पावर कंज्यूमिंग होते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि टर्बो मशीन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन आपको मैं पहले बता देता हूँ इसकी। टर्बो मशीन्स are the machines which convert one form of energy into another form of energy। जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं वो टर्बो मशीन्स होती हैं। और जैसे कि बताना चाहूँगा कि अगर वो मैकेनिकल से हाइड्रोलिक में एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है तो वो हमारी पंप फैमिली में आती है, पावर कंजम्पशन फैमिली में आती है। और यदि वो हाइड्रोलिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है तो वो हमारी पावर जनरेटिंग फैमिली में आती है, यानी कि टर्बाइंस की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको टर्बाइंस के बारे में बता दूं थोड़ा कि टर्बाइंस आर एनर्जी डेवलपिंग मशीन्स। जैसे कि आपको बताया मैंने कि एनर्जी डेवलप करने का काम करती है। टर्बाइंस कन्वर्ट फ्लूइड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज यूज्ड इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर व्हिच डायरेक्टली कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे कि हाइड्रोलिक एनर्जी है, इससे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करके हम हमारा जो रनर होता है उसे एक शाफ्ट के थ्रू जोड़ते हैं एक जनरेटर के साथ जो कपल होता है सीधे, और वहाँ पे जाकर हमारी एनर्जी स्टोर होती है जो फर्दरली इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया टर्बाइन के विषय में कुछ बातें। तो अब देखिए हम ये हमारा अगला टॉपिक जो है वो जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है। एक हाइड्रो पावर प्लांट, एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट हम कह सकते हैं, वाटर पावर प्लांट हम कह सकते हैं, जो होता है इसका एक जनरल लेआउट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है। और उसके वेरियस पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर डायग्राम के थ्रू उन पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब होता है कि जहाँ पे हम सारा वाटर को स्टोर करते हैं। रिजर्वायर इंश्योर सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर बाई स्टोरिंग वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सप्लाइंग द ड्यूरिंग डे सीजन। ओके, तो रिजर्वायर क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं डैम हम कहते हैं, बांध हम बनाते हैं उसमें। जो बांध में हमारा रिजर्वायर का काम होता है कि वो वाटर को स्टोर करता है। रेनी सीजन्स में कोशिश करता है कि वाटर अच्छे से स्टोर हो, डे टू डे सीजन जैसे ही हमको अप्लाई करना होता है वाटर तो वहाँ से लगातार हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा पार्ट हमारा डैम होता है। द फंक्शन ऑफ द डैम इज टू इंक्रीज द रिजर्वायर कैपेसिटी एंड टू इंक्रीज द वर्किंग हेड ऑफ द टर्बाइन। तो डैम का काम क्या होता है कि रिजर्वायर की सबसे पहली बात तो ये कैपेसिटी को इंक्रीज करता है डैम। ओके, डैम में हम पानी की व्यवस्था करके रखते हैं वहाँ तक कि हमारे रिजर्वायर में पानी की कमी ना हो, और साथ साथ ये क्या होता है टर्बाइन के लिए एक वर्किंग हेड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा पेन स्टॉक होता है। पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक यूजुअली एक लार्जर डायामीटर का एक पाइप होता है जो स्पेशल मटेरियल्स कंक्रीट वगैरह से बनाया जाता है। तो जैसा कि हम इसमें भी देख सकते हैं कि पाइप बिटवीन डैम एंड टर्बाइन इज नोन एज पेन स्टॉक। इट विल कैरी द वाटर फ्रॉम द डैम टू टर्बाइन। पेन स्टॉक इज कॉमनली मेड ऑफ स्टील पाइप्स कवर्ड विद आरसीसी। ठीक है, तो ये हमारा एक पाइप होता है जो कि डैम से टर्बाइन को कनेक्ट करता है, जहाँ से पानी, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर में पानी होता है इसलिए हम इस पाइप को, इस पेन स्टॉक को स्टील पाइप से बनाते हैं, आरसीसी से कवर करते हैं। एक सवाल आता है कि हम इसको प्लास्टिक या अदर मटेरियल से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अदर मटेरियल जो हम सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करेंगे, लाइक अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं या हम कोई और मटेरियल को, तो वो बस्ट कर जाएगा, फटने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। इसलिए हमें इसको हाई प्रेशर को झेलने के लिए हम आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं इस पाइप को। ओके, तो अगला पार्ट हमारा होता है सर्च टैंक। सर्च टैंक को हम एक फोर वे भी कहते हैं। सर्च टैंक क्या होता है, पहले डेफिनेशन बोलूंगा कि व्हेन द रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पेन स्टॉक सडनली डिक्रीज्ड, द प्रेशर इनसाइड द पेन स्टॉक विल इंक्रीज सडनली ड्यू टू वाटर हैमर एंड देयरबाय डैमेज द पेन स्टॉक। सर्च टैंक इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द डैम एंड टर्बाइन। इट विल एक्ट एज अ प्रेशर रेगुलेटर ड्यूरिंग वेरिएबल लोड्स। ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली सर्च टैंक एक प्रकार का एक, हम कह सकते हैं कि गवर्निंग डिवाइस होता है, एक गवर्निंग एलिमेंट होता है। क्या होता है, जब पेन स्टॉक से पानी भर रहा है जैसे, और मान लीजिए पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है तो वो प्रेशर को मेंटेन कर लेगा पानी को अपनी ओर खींच के। और जब पानी का बहाव कम हो रहा है या प्रेशर कम हो रहा है तो अपने से पानी वो डिलीवर करेगा और उसको प्रेशर को बढ़ाएगा, उसको वाटर सप्लाई करेगा। उसके बाद अगला पार्ट होता है टर्बाइन का। टर्बाइंस कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर
टू मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, टरबाइन के बारे में आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ये मेन डिवाइस होता है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारा क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकें। जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर के बारे में हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर विल इंक्रीज द वोल्टेज फॉर लॉस फ्री ट्रांसमिशन। यहाँ पे हम लॉस फ्री ट्रांसमिशन अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यूजुअली जनरेटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी जो हमें प्राप्त हो रही है शाफ्ट से, शाफ्ट कपल होता है हमारा रनर से, उसके थ्रू जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है हाइड्रोलिक से बन की, उसे हम इसके थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जनरल लेआउट, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक हाइड्रो पावर प्लांट का एक जनरल लेआउट यहाँ पे मैंने खोला हुआ है। कि जैसे मैंने आपको बताया था जैसे ये हमारा रिजर्वायर है ये, ओके, यहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं। ये जो लगा हुआ है ये पाइप आप देख रहे हैं लंबा, ये पेन स्टॉक है, इसी की बात अभी मैंने की थी। ये एक्चुअली कनेक्ट करता है रिजर्वायर को टरबाइन के साथ। ये डैम है हमारा, ये हमारा सर्च टैंक। सर्च टैंक को यहाँ पे इसलिए सर्च टैंक देखिए कुछ ऐसे शेप का होता है। अगर इसको हम इनलार्ज करके देखेंगे तो क्या होता है, वाटर लेवल अगर गिरेगा तो ये यहाँ से वाटर जो है प्रोवाइड कर देता है, और वाटर लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ से अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। ये कुछ ऐसा वर्क करता है पेन स्टोक यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे ये हमारी टरबाइन लगी हुई है, ये हमारा टेल रेस है, ये हमारा हेड रेस है। हेड रेस मतलब पानी का जो ऊपर का लेवल है और टेल रेस मतलब पानी का जो नीचे का लेवल है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम ग्रॉस हेड कहते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या परिणाम है, दुष्परिणाम है, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग कास्ट लो होता है जो कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट एज कम्पेयर टू अदर थर्मल पावर प्लांट्स और वेरियस न्यूक्लियर प्लांट्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है। एक बार स्टेब्लिश हो गया अगर तो वाटर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, तो इसका ऑपरेशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लो होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होता है और लेस मैन पावर रिक्वायर्ड, क्योंकि सारा वर्क जो होता है वो इजिली कर सकते हैं। तो इसमें हमें मैन पावर स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको हम नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री, 100% पॉल्यूशन फ्री है, कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का हजार्ड नहीं है, तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है 100%। क्विकली हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये इजी टू सिंक्रोनाइज होता है। कैन बी यूज्ड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इसे हम बाढ़ को रोकने के लिए और इरिगेशन सिंचाई के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, एक बार इंस्टॉल कर देते हैं। इसकी डिसएडवांटेज में आएगा वो आगे डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, पर अगर एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो ऑपरेशन कॉस्ट वेरी लो होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लांट हमारा जो वर्क करता है। इसके डिसएडवांटेज में हम बात करें तो पहली डिसएडवांटेज यही है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसको लगाने में, इसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा लैंड रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पावर जनरेशन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए ये बहुत बड़ा तथ्य है कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। कोशिश करते हैं इसे उस जगह पे लगाया जाए जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ रेन ज़्यादा होती हो, जहाँ इजिली हम वाटर बना सकें, वाटर को ला सकें, इजिली सॉरी बना नहीं सके, वाटर को ला सकें, इजिली हम वाटर को ला सकें और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करता है वहाँ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज हाई सिंस मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर रिमोट एरियाज। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि इन सारी चीज़ों की जो वास्तविकता होती है, जो उपलब्धता होती है वो रिमोट एरियाज में ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब ट्रांसमिशन करते हैं इसका थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स, वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। और उसका एक लास्ट मेजर डिसएडवांटेज ये भी है कि इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। इसे लगाने में, इसे सेटअप करके बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, तो अब इसके हम वेरियस हेड्स देख लेते हैं। वैसे कि मैंने आपको ग्रॉस हेड के बारे में बताया था। जो हाईएस्ट लेवल होता है उसे हम हेड रेस लेवल बोलते हैं, जो लोएस्ट लेवल होता है उसे हम टेल रेस लेवल बोलते हैं। टेल रेस लेवल होता है जहाँ से टरबाइन से पानी वापस गिर रहा है, और जो डैम का हाईएस्ट लेवल है जहाँ से पानी आ रहा है वो होता है हमारा हेड रेस लेवल। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस हेड। और नेट और इफेक्टिव हेड हम कहते हैं कि जो टरबाइन के एंट्रेंस में हमें हेड अवेलेबल मिलता है, जो टरबाइन के एंट्रेंस में हेड आता है, हेड अवेलेबल होता है, उसे हम कहते हैं हमारा नेट और इफेक्टिव हेड।
ये दो फॉर्मूले हमारे दिए हुए, नेट हेड फॉर रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन के लिए, इसका इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम चलते हैं एफिशिएंसीज की ओर। वेरियस एफिशिएंसीज होती हैं, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, ओवरऑल, ये कुछ एफिशिएंसीज होती हैं जो टरबाइन के साथ होती हैं, इन्हें हम समझते हैं क्या होती है। तो पहले हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना पावर रनर ने डेवलप किया है। ओके, पावर डेवलप्ड बाय द रनर डिवाइडेड बाय द नेट पावर सप्लाइड टू द टरबाइन एंट्रेंस। कितना पावर रनर ने डेवलप किया है और कितना पावर सप्लाई किया गया था टरबाइन के एंट्रेंस में, इसका जो रेशियो होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इसको हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं किलोवाट में। अगली जो होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पावर अवेलेबल है टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन के शाफ्ट पे कितना पावर अवेलेबल है और रनर ने कितना पावर डेवलप किया है। देखिए हाइड्रोलिक केस में क्या होता था मैंने कि कितना डेवलप किया है रनर ने और कितना पावर सप्लाई किया गया टरबाइन के एंट्रेंस में, ये हाइड्रोलिक थी। लेकिन कितना पावर अवेलेबल है टरबाइन के शाफ्ट पे और कितना पावर डेवलप किया रनर ने, इनका जो रेशियो होता है ये होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको भी हम किलोवाट में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर और अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन, मतलब कि टरबाइन में कितना पानी सप्लाई किया हमने और उसके बाद कितना पानी एक्चुअली रनर को हिट कर रहा है, यूजफुल हो रहा है रनर को मूवमेंट के लिए, इसका जो रेशियो होता है। देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए कि अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली जो रनर को हिट कर रहा है और डिवाइड बाई कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, इसका जो रेशियो होता है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी होती है हमारी। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब होता है जो फाइनल, इसमें हम सारा कुछ देखते हैं, सारा कुछ इंक्लूड करते हैं। तो पावर अवेलेबल टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन के शाफ्ट पे कितना पावर अवेलेबल है और कितना पावर टरबाइन के एंट्रेंस में सप्लाई किया गया। मतलब इसको समझने की कोशिश हम करते हैं कि एक टरबाइन में हमने कितना पावर सप्लाई किया एंट्रेंस में और हमें बदले में उसकी कितना पावर मिला टरबाइन शाफ्ट के थ्रू। ओके, इसका जो रेशियो होता है ये हम कहते हैं इसको ओवरऑल एफिशिएंसी। और अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली टरबाइन कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टरबाइन हमें दो प्रकार की देखिए, एक होती है इम्पल्स टरबाइन और एक होती है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, जहां अवेलेबल एनर्जी इनलेट में जो होती है ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि द प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज वाइट फ्लोइंग थ्रू द रूटर ऑफ द मशीन। जिस मशीन के रूटर पे जब फ्लूइड फ्लो करता है उसके प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आता है, वो वही का वही रहता है। इन इम्पल्स टरबाइन प्रेशर चेंज अकर ओनली इन द नोजल ऑफ द मशीन। इसमें एक चीज बताऊं आपको मैं, इम्पल्स टरबाइन के केस में क्या होता है, हमें नोजल लगानी पड़ती है। नोजल हम अलग से लगाते हैं, ऐसे प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिएक्शन टरबाइन के केस में हम कोई भी नोजल प्रोवाइड नहीं करते। उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया जो कम होता है एज पर द फ्लो, वही नोजल का काम करता है और उसी की वजह से प्रेशर जो है वो घटता है और हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है हमारे इम्पल्स टरबाइन के केस में कि हम इसमें नोजल प्रोवाइड करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी को बढ़ाने में और प्रेशर को घटाने में। इसका एग्जाम्पल पेल्टन व्हील होता है, पेल्टन टरबाइन होता है। रिएक्शन टरबाइन की बात करूं तो रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन है जिसमें अवेलेबल एनर्जी काइनेटिक के साथ साथ प्रेशर भी होती है। मीन्स द टाइप ऑफ टरबाइन इन विच अवेलेबल एनर्जी इज बोथ काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी, दोनों अवेलेबल होती है। और प्रेशर जो इसका होता है रोटर के साथ साथ वेरी करता है। इसका जो प्रेशर होता है रोटर के साथ साथ जैसे फ्लूइड फ्लो करता है तो वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका जो शेप होता है हमने ऐसा डिसाइड किया होता है जिसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो घटती जाती है, ताकि वेलोसिटी बढ़ जाए फ्लूइड की और उसका प्रेशर कम हो जाए। इसमें हम एक्सटर्नली कोई डिवाइस, कोई नोजल नहीं लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हमारा वो फ्रांसिस टरबाइन है, हमारा कैपलन टरबाइन है। और फ्रांसिस की भी दो अभी वेराइटी है, इसमें मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन भी आ गया। कैपलन के साथ हम इसमें प्रॉपुलर टरबाइन का भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो हमने इसको बाइफरकेट किया, हमने इसे डिफरेंशिएट किया। अब अगला जो इसमें पार्ट आएगा वो बेस्ड ऑन द वर्किंग मीडिया होता है। ठीक है, टरबाइन किस मीडिया पे, किस फ्लूइड पे एक्चुअली वर्क कर रही है वो हम इस पे देखते हैं। तो इस पे हमारे पास चार कैटेगरी होती है। हाइड्रोलिक टरबाइन जो यूजुअली हम वाटर टरबाइन जिसे हम कहते हैं, वाटर के थ्रू हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टीम टरबाइन हमारी जो होती है उसमें स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग फ्लूइड इसमें हम कह सकते हैं, बेस्ड ऑन मीडिया को वर्किंग फ्लूइड भी कह सकते हैं। हमारा गैस टरबाइन होता है, इसमें हम गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। और विंड टरबाइन जो होता है, पवन चक्की हम जैसे कहते हैं, जो डायरेक्टली हवा से ऑपरेट होती है। इसका जो एक और पार्ट होता है वो होता है बेस्ड ऑन द हेड। हेड मतलब कितनी ऊंचाई अवेलेबल है वहाँ, वाटर कितनी ऊंचाई पे हम देख सकते हैं। तो हेड के बेस पे हम इसको यूजुअली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड।
हाई हेड मतलब जो 250 मीटर से उससे ऊपर का हेड होता है उसे हम हाई हेड कहते हैं। मीडियम हेड मतलब 60 से 250 मीटर के बीच का जो हेड है उसे हम मीडियम हेड कहते हैं, और 60 से जो नीचे का हेड है उसे हम लो हेड कहते हैं। हाई हेड के लिए हम पेल्टन व्हील का इस्तेमाल करते हैं या पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। मीडियम हेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रांसिस टरबाइन का। लो हेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैप्टन टरबाइन का। तो इसमें एक बात और बताऊं मैं कि जो हाई हेड टरबाइन होती है एक्चुअली वो लो डिस्चार्ज टरबाइन होती है, और जो हमारी मीडियम हेड होती है वो मीडियम डिस्चार्ज होती है, और जो हमारी लो हेड होती है वो हाई डिस्चार्ज होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं एक दूसरे की, कि जितनी ज़्यादा ये रहेगी उतनी कम वो रहेगी। तो ये हमारा टॉपिक था टर्बो मशीन्स की बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सजेशंस हो, कुछ कमेंट्स हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और कोशिश करेंगे हम कि आगे ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिले। इसी के साथ आप सबको मेरा